अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़। कल कुछ सवाल कहा था करने को? क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 कहा था। सिंपल क्वेश्चन में क्वेश्चन 4 कहा था। तो सिंपल से क्वेश्चन है और आपने किया भी होगा और आपसे हो भी गया होगा और कोई मसला भी नहीं आया होगा। एक मसला इसमें कौन को ये होता है कि इन्वेस्टमेंट्स 45,000 दी हुई है, तो नीचे पे 36 क्यों दिया हुआ है? उसके अलावा भी कहीं और इन्वेस्ट किया होगा, तो 45 में से 36 तो निकाल लेंगे, बाकी 9 आएगा। और साथ जो एस का 10,000 एस ने कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो भी एस का एसेट ही है, तो सारे एसेट कंसोलिडेट हो रहे हैं, तो ये भी होगा। और आपने कुछ पूछना है तो पूछें। हैं जी, किधर है, कौन है, कहाँ है? अच्छा, अब ऐसा करें कि वो जो आपको मैंने नोट्स शेयर किए वो खोलें, गुड वो कंसोलिडेशन वाले। IS-21 मैंने कल कहा था। हाँ जी IS-21 का आपने कल कस्मे वादे खाए और ये तय हुआ बड़ी नेगोशिएशन के बाद कि आज आप वो सवाल कर लेंगे, तो कर ही लिया होगा। एक अटेम्प्ट और दे दें, कोई जल्दी नहीं है। चले, जिन्होंने कर लिया, इसमें करना यह है कि चूंकि इन्वेस्ट किया है फॉरेन करेंसी में, डिवेंचर्स खरीदे हैं। अच्छा, यूरो डॉलर बॉन्ड होते हैं जो जिस मुल्क में इशू हुए होते हैं उसके अलावा किसी और, यूरो बॉन्ड्स जिस मुल्क में इशू हुए हैं किसी और करेंसी में, जैसे पाकिस्तान में अगर यूरो बॉन्ड इशू हो रहा है तो वो रुपए के अलावा कोई और करेंसी में डिनोमिनेटेड होगा। तो यूरो डॉलर कौन सा होगा? जो डॉलर में डिनोमिनेटेड है। खैर, इतनी मुश्किल की बजाय आपके लिए इतना काफी है कि इस कंपनी ने डिवेंचर खरीदे जहां पर सब डॉलर खेल रहे थे। तो अब जब ये इन्वेस्टमेंट सारी डॉलर्स में है तो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज भी डॉलर में, फेयर वैल्यूज भी डॉलर में। अब ये फेयर वैल्यूज क्यों दी हुई हैं? तो बस एम ही दी हुई है। आपको सिर्फ पहले दिन वाली फेयर वैल्यू चाहिए बस, ठीक है, तो बाकी एम ही है। तो ये जो डिवेंचर्स हैं, इन्वेस्टमेंट जहां की हुई हमने बॉन्ड्स में, इसमें फॉरेन करेंसी मिक्स हो रही है। कैसे पता चल रहा है? डॉलर में सारी फिगर्स हैं। तो इसका हल सिर्फ इतना है कि आप 2 दफा टेबल बनाएंगे। एक दफा जो अमोर्टाइज कॉस्ट का टेबल बनाते हैं वो वैसे ही बनाएंगे जैसे सीखा है, लेकिन वो बनेगा डॉलर्स में। ये वर्किंग वन देखें, ये सब वही हुआ है, बस सिर्फ डॉलर्स हैं, बाकी सारा वही है, बस सिर्फ डॉलर्स में बना हुआ है। तरीका वही है कि इनिशियल मेजरमेंट वाली अमाउंट से टेबल स्टार्ट किया, फिर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट लग रहा है, फिर जो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो है वो लेस होकर बाकी क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है। लेकिन फर्क क्या बन रहा है कि ये डॉलर में हो रहा है। तो एक काम तो ये होगा कि डॉलर में इफेक्टिव रेट वाला टेबल बनेगा। दूसरा काम फिर ये होगा कि यही टेबल फिर उर्दू में ट्रांसलेट होगा, यही सारा टेबल रुपए में ट्रांसलेट होगा। और ट्रांसलेट करने के लिए जो क्लोजिंग बैलेंस वाला कॉलम है, क्लोजिंग बैलेंस वाला, अच्छा ये मॉनेटरी एसेट है या नॉन मॉनेटरी है? इन्वेस्टमेंट इन किसी के डिवेंचर्स मॉनेटरी है, इसलिए ये जो क्लोजिंग बैलेंस वाला कॉलम है ये किस रेट पे रुपए में ट्रांसलेट होगा? क्लोजिंग ईयर एंड वाला। कैश फ्लो किस दिन के रेट पे? जिस दिन कैश मिल रहा है, तो वो भी इस सवाल में ईयर एंड पे ही मिल रहा था। और इंटरेस्ट इनकम ईयर एंड वाला ही रेट। अगर इस सवाल में ये आपसे टेस्ट करता और कहता कि इंटरेस्ट इनकम को एवरेज रेट पे करें, तो एवरेज रेट पे कर देते। ये मैंने आखिर में एक नोट लिखा हुआ है। तो जब सारा का सारा डॉलर वाला टेबल उर्दू में ट्रांसलेट हो गया तो ये टेबल अब टैली नहीं करेगा। क्यों टैली नहीं करेगा? क्योंकि एक्सचेंज रेट्स डिफरेंट हैं। तो अब वो जो उनमें फर्क आएगा वो फर्क एक्सचेंज गेन या लॉस है। तो ये करना था इस सवाल में कि इफेक्टिव रेट वाला टेबल वैसे ही जैसे बनता है लेकिन डॉलर में, फिर इसको रुपए में ट्रांसलेट करना था, और फिर जब रुपए में ट्रांसलेट हो जाना था तो उसमें एक डिफरेंस आ जाना था।
वो डिफरेंस बैलेंसिंग करके निकलेगा, और वो डिफरेंस का जो कॉलम है वो एक्सचेंज गेन या लॉस है। गेन है कि लॉस है कैसे पता चलेगा? पॉजिटिव फिगर आ रही है तो गेन है, नेगेटिव फिगर आ रही है तो लॉस है। तो ये जो सब मैंने अंग्रेजी बोली, ये जो बोली है, ये मैंने वहां लिखा भी हुआ है। तो अब जिन्होंने किया था वो पूछ लें जो मसला है, और जिन्होंने नहीं किया था वो अब कर लेना, इंशाल्लाह अफाका होगा। जिन्होंने किया है और वो उन्होंने कुछ पूछना है तो पूछें जी। एक्सचेंज गेन और इस सवाल में वैसे पूछ रहे हो, एंट्री में मसला है कि अमाउंट में मसला है? वो बैलेंसिंग करने से अमाउंट नहीं आ रही। वर्किंग टू खोलो ना, तो उसमें ओपनिंग बैलेंस कैसे निकला जो पिछला क्लोजिंग है? कैश फ्लो वाली बात, रुपए में कैसे रेट, जो उस वक्त का रेट था। इंटरेस्ट इनकम जो उस वक्त का रेट था। क्लोजिंग बैलेंस जो ईयर एंड का रेट था। अब ओपनिंग प्लस इंटरेस्ट माइनस कैश करेंगे तो वो नहीं आएगा जो क्लोजिंग में लिखा हुआ है। 31 दिसंबर 18। पहला ओपनिंग बैलेंस वाली फिगर क्या है रुपए में? 7575। इंटरेस्ट वाली फिगर रुपए में 52136। कैश वाली फिगर रुपए में 608। एक कॉलम की जगह छोड़ दी। क्लोजिंग बैलेंस रुपए में 9। पहले तो इन चार फिगर्स पे बताएं था आज। दिस प्लस दिस माइनस दिस करें तो ये बनता है, करके देखें बन रहा है? नहीं बन रहा। कितना फर्क आ रहा है? 10 100। ये एक्सचेंज गेन या लॉस है। इसको लॉस या गेन का फैसला कैसे करें? दिस प्लस दिस माइनस दिस प्लस दिस करते हैं तो ये बनता है, यानी इस फिगर से हमारा एसेट और बढ़ रहा है तो गेन है, या आप उसको प्लस माइनस से याद रख लें। ये एक्सचेंज गेन है। तो एक्सचेंज गेन है, मॉनेटरी आइटम है, तो ये एक्सचेंज गेन कहां जाएगा? पी एंड एल में। तो इन्वेस्टमेंट डेबिट और पी एंड एल क्रेडिट। और इसमें बताएं क्या पूछना? चले कुछ नहीं पूछना जी। जी 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 खरीद लिए जी। और ऐसा हो गया कि साथ में ना उसके कुछ ऐसे थे जो डिस्पोज करके उस पे गेन या लॉस। अच्छा। तो उस गेन या लॉस के साथ क्या करते हैं कि हमने 80% शेयर होल्डिंग हाँ और ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम पूरे। अच्छा। तो इसमें जो गेन या लॉस है वो इसका क्या करें ऐसा है क्योंकि अगर ऐसे ड्यूरिंग द ईयर हमने डिस्पोज किया इसमें जो गेन आ रहा है ठीक है, इसका हम क्या करेंगे? मतलब इसकी 80% हम ऐड करेंगे। कहाँ ऐड करेंगे? ये सर हमें डिस्क्लोज करना होगा ना एट ईयर एंड के। हमने क्या डिस्क्लोज करना होता है एसयूएफपी में ना? एसयूएफपी में क्या डिस्क्लोज करना होता है? हमारे पास एसेट है हाँ, और कितने ड्यूरिंग द ईयर जो है ना वो ये कहाँ डिस्क्लोज करना होता है? सर ये एसेट लायबिलिटी और इक्विटी हाँ, ये तीन हमें डिस्क्लोज करना है सर एसयूएफपी में आने। हाँ हाँ, अगर एसयूएफपी में इक्विटी का जो पार्ट है इसमें हमारे पास ड्यूरिंग द ईयर अगर कोई ईयर आ रहा है तो रिजर्व में क्यों आएगा? एक एसेट बेचा, बेचने पे प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल हुआ। हाँ सर ये मेरा जहन में सवाल है कि अगर फॉर एग्जांपल 10,000 गेन आया तो इसका क्या करेंगे? तो इनकम है। एसयूएफपी में नहीं आया। अच्छा, सवाल रिपीट नहीं किया मैंने, नहीं था रिपीट करने वाला, मैंने नहीं किया। इसी सवाल को आगे बढ़ा रहा है। अच्छा जी, हाँ ठीक है। डिस्क्लोज करेंगे से क्या मुराद है? हाँ अच्छा, ये चूंकि दो बच्चे एक बात पूछ चुके हैं तो हो सकता है और बच्चों में भी जो है वो शैतान ने वसवसे डाले हों। हमने एक साल, सबसे बात कर रहा हूं, हमने एक साल कंसोलिडेशन की, एसयूएफपी कंसोलिडेट करके बना दी। अगले साल एस ने कोई अपना कोई प्लांट बेच दिया, उस पे बेच के प्रॉफिट हुआ, तो अगले साल की बैलेंस शीट में उस प्रॉफिट को कैसे दिखाएं? अगले साल एस ने कुछ गुड्स बेच दी तो उस पे प्रॉफिट हुआ,
तो वो बैलेंस शीट में अगले साल कैसे दिखाएं? तो इसलिए हमें ट्रांजैक्शन से नहीं कंसर्न ना कि अगले साल जो बेच दिया उसमें से 80 हमारा, 20 हमारा। हम लोग ग्रुप बैलेंस शीट कैसे बना रहे हैं, उसके लिए क्या मिल रहा है हमें? 2 बनी बनाई बैलेंस शीट्स मिल रही हैं, हमने उनको कंसोलिडेट करना है। अब ड्यूरिंग द ईयर जिसने जो जो ट्रांजैक्शंस की होंगी वो उसकी बुक्स में रिकॉर्ड हो गई होंगी, प्रॉफिट आ गया होगा, नेट प्रॉफिट रिटेन अर्निंग में ऐड हो गया होगा। अब हमें ईयर एंड पे बनी हुई बैलेंस शीट्स मिल रही हैं, हमने उनको कंसोलिडेट कर रहे हैं बस। कल तक मैंने आपको ये सारी जो बेसिक्स है ना, ये सारी बता दी, बेसिक प्रोसीजर सारा बता दिया। एक सवाल कल जो किया था फेयर वैल्यू वाला, पूरा कर दिया था मैंने बोर्ड पे। तो ये कंसोलिडेशन का बेसिक प्रोसीजर है। नींद आ रही है? कंसोलिडेशन का ना बेसिक तरीका है। इसमें अभी तक जो किया ना, वो ये किया कि जो भी पी और एस की बुक्स में रिकॉर्डेड है उन्हीं को हम या तो प्लस कर रहे हैं या आप इसमें कट पढ़ के बाकी बचा लेके आ रहे हैं। अब से ऑनवर्ड जो पढ़ने लगे हैं ये वो एडजस्टमेंट्स हैं जो पी और एस की बुक्स में नहीं रिकॉर्डेड थी। हम कंसोलिडेशन के लिए मजीद एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट्स करेंगे। और बचपन में अकाउंटिंग में शायद इतनी बात तो सीख के ही आए कि बैलेंस शीट है और अगर हमने उसमें कोई भी एडजस्टमेंट अब डालनी होगी तो उसका डुअल इफेक्ट ही डलेगा, है ना। तो अब से ऑनवर्ड हम पढ़ने लगे हैं एडजस्टमेंट्स। अच्छा, अब ना आप है तो आपके लिए मुश्किल बात, लेकिन कंसोलिडेशन में ना मैं जितना मर्जी बोर्ड पे करता रहूं, आपका फायदा तभी है जब आप खुद सवाल सॉल्व करेंगे। तो कंसोलिडेशन में मैंने बोर्ड पे बहुत कम सॉल्व करने हैं सवाल, करूंगा क्योंकि फुल एग्जाम क्वेश्चन को प्रेजेंट कैसे करें वो दिखाऊंगा बोर्ड पे सॉल्व करके, लेकिन ज्यादा इसमें आप नहीं करने हैं सवाल। क्लास वर्क, होमवर्क आप लिख रहे होंगे सवाल। तो अब मेरा तरीका ये होगा कि मैं आपको एडजस्टमेंट समझाऊंगा और ये जो नोट्स आपको दिए थे नोट्स ना, कौन से नोट्स? वेरी गुड क्वेश्चन। मैंने कंसोलिडेटेड एसओएफपी के नोट्स एक तो ग्रुप में शेयर किए थे, फिर कहा था फोटोकॉपियर से किसी को चाहिए तो जाके खरीद ले। और ये जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं इनके कोर्स में एसओएफपी कंसोलिडेशन में मैंने रखे हुए हैं। तो अब जिन्होंने हार्ड कॉपी ले ली है वो अच्छी बात है, सामने खोल लें, जिन्होंने नहीं है तो सॉफ्ट कॉपी खोल लें, लेकिन खोल लें वो नोट्स। कंसोलिडेटेड एसओएफपी के जो नोट्स दिए थे आपको वो खोल लें। अच्छा, इसमें जो पहला पेज है ना, ये मुझे को इतना पसंद भी नहीं है, मैं डायरेक्ट एडजस्टमेंट से ही शुरू कर देता, लेकिन बस एम इखलाकन मैंने पहला पेज लिखा है जो मैंने बेसिक प्रोसीजर सिखाया था। इसमें से आप एक काम करें, अब लिख ही लिया तो इखलाकन पढ़ ही लें। शुरू की 1-2 लाइनें पढ़ लें, ए पढ़ लें और सी पढ़ लें। बस पहले पेज पे शुरू की 2 लाइनें, ए सारा और सी सारा, ये पढ़ लें, बी नहीं। पहला पेज, शुरू की 2 लाइनें, ए सारा सी सारा, ये पढ़ लें। ये मैंने वही सारा जो पिछले 3 दिन लगा के ना आपको एक बुनियाद बनाने की कोशिश की थी, मैंने वही लिखा हुआ बस, बी नहीं बताया अभी। उसके अलावा बाकी ए और सी पढ़ लें। सी में भी एक बिल्कुल लास्ट पे लाइन लिखी है, वो भी नहीं समझ आएगी अभी। पढ़ना ही था। ए में मैंने
और जो सी में लिखा है ना, ये वही है जो कल आपको गुडविल की वर्किंग और एनसीआई की वर्किंग सब बता चुका। नहीं भी पढ़ने का दिल कर रहा, कोई बात नहीं, दफा करें, अगले पेज पे आ जाए। अब ये जो अगला पेज ऑनवर्ड है ना, ये मैंने मेहनत करके कोशिश करके आपके लिए ना नोट्स ये लिखे हुए हैं कि जितनी भी एडजस्टमेंट्स में पढ़ाऊंगा एक एक करके समझाया करूंगा पहले, फिर रेलिवेंट जगह से कहूंगा पढ़ लें, क्योंकि लिखे इसलिए आप ताकि याद कर लें। और लिखने की कोशिश भी इस तरीके से की है कि कहीं पर मैंने बोल्ड लिख दिया, कहीं कैपिटल में लिख दिया, वो कॉलम बना दिए। तो ये फिर मैं समझाने के बाद आपको रेलिवेंट जगह से पढ़ने को कहा करूंगा। और ये सारी एडजस्टमेंट्स आप याद रखेंगे तो ही पेपर में, क्योंकि सवाल में बहुत सारी एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं। तो पहली एडजस्टमेंट से शुरू करने लगा हूं, बस वो नोट्स बंद कर दें तो बोर्ड पे देखें। पहली एडजस्टमेंट समझाना शुरू कर रहा हूं। एग्जाम्पल 6 का मुझे आंसर बताइएगा। अच्छा, कुछ एडजस्टमेंट्स ऐसी होंगी जो मैं बोर्ड पे जो गन बंद करके आपको समझा रहा हूँ, वो नोट करने की जरूरत नहीं होगी, आपको बस बात समझ आ जाएगी। तो इसी तरह से ना मैं आपको ये एक जो बात यहाँ प्लस माइनस करके दिखा रहा हूं, वो जबानी भी आपको समझ आ जाएगी। हाँ, ये जरूर करते जाते हैं कि आप अपने रजिस्टर में इतना जरूर नोट कर लें कि एडजस्टमेंट 1 बताने लगा, ताकि आप जब कल को रिवाइज करने लगे तो आपको ये पता हो कि एडजस्टमेंट 1 जब मैंने बताई थी तो उसके बाद कौन कौन सा सवाल करने को कहा था। आप वो यहां सवालों के नंबर नोट करते जाना, तो इसलिए एडजस्टमेंट नंबर जरूर लिख लिया करना। एडजस्टमेंट 1 समझाने लगा। इन्वेस्टमेंट थी कितनी, 51, और इसमें से फिर हमने लेस किया था और उसका 75 है, 75% ना, वो बना था 45 और आंसर आ गया था 6000। ठीक है, फिर उसके अलावा रिटेन अर्निंग्स वाली बात बताइएगा। पी की रिटेन अर्निंग्स थी 46 और इसमें एस की रिटेन अर्निंग्स थी, चले 27, इसमें से माइनस की थी प्री एक्विजिशन 14 और बाकी आंसर आया 13। इसका 75% इधर आ गया 9750। ठीक है। फिर उसके अलावा एनसीआई वाली वर्किंग में 13,000 का 25% लिया था 3250। इससे ऊपर भी 2 लाइनें थी, लेकिन बस मैं सिर्फ उतना लिख के दिखा रहा हूं जिसका मैंने भी जिक्र करना है। ठीक है, और एग्जाम्पल मुझे 7 वाली फिगर्स बताइएगा। उसमें गुडविल में क्या किया था, 51,000 थी और 17 थी। अच्छा, प्रैक्टिस आपने करनी है और क्लास में भी बेटे आपने ही करना है, बहुत जरूरी है। इसलिए टाइम ना जाया किया करना, नियत से सवाल किया करना, वरना इसमें टाइम आप बहुत लगा देंगे ना तो इसको कंप्लीट करना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। अच्छा, एक मिनट पॉज करना है। अच्छा, कर दिया। इसका आंसर इधर आया अब पूरा 60 या 75%, पूरा 60 और आंसर बना 8000। और पेरेंट की रिटेन अर्निंग्स 46,000, फिर इसमें ऐड की थी एस की रिटेन अर्निंग्स जो कि थी 27 और इसमें से लेस प्री 14,000 और 13, फिर इसका 75% 9750 और एनसीआई में रिटेन अर्निंग्स इधर 13,000 का 25%। ठीक है, ये काम किया था। अभी तक जितना पढ़ा सिर्फ इस एक्स्ट्रा चीज के, इस एक्स्ट्रा चीज है जो एनसीआई की फेयर वैल्यू थी, इस वाली बात के अलावा मैंने अभी तक आपको जो 6 मिसालों से चीज समझाई थी ना, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, पी और एस की बुक्स में जो वैल्यूज हैं मौजूद उन्हीं को प्लस कर रहे हैं या कुछ को नेट करके नेट रिजल्ट लिख रहे हैं गुडविल के नाम पे। अभी तक हमने खुद एक्स्ट्रा कोई अमाउंट नहीं डाली। तो कंसोलिडेशन का बेसिक तरीका यह है कि पी और एस के एसेट्स और लायबिलिटीज की लाइन बाय लाइन एडिशन है। कहां से बनेगी वो फिगर्स पी और एस की,
पी और एस की एसओपीज बनी हुई है, हर साल बनेगी, उन्हीं को लेके जो उनकी बुक्स में है सब कुछ, उन्हीं को लेके ग्रुप बैलेंस शीट बनेगी, लाइन बाय लाइन एडिशन होगी, कुछ चीजें ऐड हो रही होंगी, कुछ आपस में लड़ मर के खत्म हो रही होंगी और नेट गुडविल के नाम से आ रहा होगा। एस की इक्विटी में से कुछ हिस्सा इन्वेस्टमेंट के साथ लड़ मर के खत्म हो जाएगा, डिफरेंस गुडविल कहलाएगा, और बाकी हिस्सा जमा होके एनसीआई के नाम से आ रहा है। यानी अभी तक हमने सिर्फ वही फिगर्स इस्तेमाल की जो पी और एस की बुक्स में हैं। अब ग्रुप बैलेंस शीट बनाने वाला कुछ और एक्स्ट्रा चीजें भी डालेगा जिनको मैं एडजस्टमेंट कह रहा हूं। नंबर 1 एडजस्टमेंट, ये जो गुडविल निकली है, चाहे ये है चाहे ये है, क्या फर्क है दोनों में? एनसीआई इज वैल्यूड एट प्रोपोर्शनेट शेयर, एनसीआई इज वैल्यूड एट फेयर वैल्यू। इस गुडविल के साथ इंपेयरमेंट आपको करवाई नहीं जाएगी, गिवन होगी। मुश्किल जुमला बोला मैंने। इस गुडविल को एमोर्टाइज नहीं करते, इसकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग होती है। वो करेंगे आप CFA 1 में, कैश जनरेटिंग यूनिट होगा, फिर उसको वो ग्रॉस अप होगा, नेट होगा, ये ना एक लंबा काम होता है। आपको FAR 2 लेवल पे इस सारी कार्रवाई जो CFA 1 में होनी है उसका एंड रिजल्ट गिवन होगा। यानी आपको यह बता दिया जाएगा कि इस गुडविल को 1000, 2000, 3000 इंपेयर कर दो बस। तो वो जो इंपेयरमेंट है वो एक लॉस है जो आपको गिवन होगा। तो आपने करना है कि उस लॉस का क्या करें। अब जब एक चीज को बैलेंस शीट में लॉस इनकॉर्पोरेट करना है, इंपेयरमेंट लॉस, तो डुअल इफेक्ट सोच के बताएं कहां क्या क्या करना है। उसका गुडविल को इंपेयर करना है, कहां क्या प्लस क्या माइनस क्या करें? गुडविल को इंपेयर करना है तो गुडविल एसेट कम हो जाएगा, और दूसरा इफेक्ट इंपेयरमेंट लॉस है तो एक्सपेंस बनेगा। तो हम तो इनकम स्टेटमेंट नहीं बना रहे, हम तो बैलेंस शीट बना रहे हैं। तो फिर रिटेन अर्निंग में प्लस 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 माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस हो जाएगा? क्योंकि लॉस है। तो गुडविल का इंपेयरमेंट लॉस आपको सवाल में गिवन होगा। वो सीधे तरीके से भी गिवन हो सकता है जी 2000 लॉस है, ये भी कहा जा सकता है कि 30% गुडविल इंपेयर हो गई। तो गुडविल का इंपेयरमेंट लॉस अगर गिवन हो तो दो काम क्या करने हैं, गुडविल में से लेस और रिटेन अर्निंग में से लेस। ओके, गुडविल से लेस, रिटेन अर्निंग से लेस। मिसाल के तौर पे 2000। अच्छा, चूंकि आपके लेवल पे इसकी कैलकुलेशन नहीं है ना, तो इसलिए आप इस पे ना दिमाग लगाना कि इधर भी 2000 और इधर भी 2000, क्या दोनों में फर्क होना चाहिए? असल में होता है, लेकिन आपके लेवल पे आपको बस गिवन होगा। तो जो भी इंपेयरमेंट लॉस गुडविल का गिवन है, क्या ट्रीटमेंट करें? गुडविल में से लेस और रिटेन अर्निंग में से लेस। तो चाहे एनसीआई इज वैल्यूड एट फेयर वैल्यू, चाहे एनसीआई इज वैल्यूड एट प्रोपोर्शनेट शेयर, एक इफेक्ट क्या करेंगे, गुडविल की वर्किंग में ये फिगर निकालने के बाद इसमें से कर देंगे लेस। अच्छा, आपको अब ये बात नोट करने के लिए सारा कुछ ये नोट करने की जरूरत नहीं है, मैंने तो बस पिक्चर सामने लाई है कि कहां प्लस माइनस करना है। बस ये काफी नहीं है जमाने के, गुडविल में से लेस करना है काफी है ना। तो गुडविल में से लेस करना है। मिसाल ले ली मैंने 2000, गुडविल में से करेंगे लेस, और बैलेंस शीट में फिर अब क्या अमाउंट जाएगी, ये गुडविल की वर्किंग। एक इफेक्ट क्या, गुडविल की वर्किंग में से लेस, दूसरा इफेक्ट रिटेन अर्निंग में से लेस। मैंने आपको रिटेन अर्निंग की वर्किंग में ये दो कॉलम चलवाए हैं, और इसमें ना अभी तो मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन अब से ऑनवर्ड इनमें एडजस्टमेंट्स किया करेंगे। कुछ आइटम्स ऐसी होंगी जो पेरेंट के प्रॉफिट्स में एडजस्ट होनी होंगी, कुछ ऐसी होंगी जो एस के प्रॉफिट्स में एडजस्ट होनी होंगी। तो वो जो पेरेंट में एडजस्ट होनी होंगी उनको आप याद रखने के लिए इसके करीब करीब याद रखेंगे, और वो जो एस के प्रॉफिट्स में एडजस्ट होनी होंगी वो इधर याद रखेंगे। तो इसलिए बता रहा हूं, ये जो गुडविल का इंपेयरमेंट लॉस है, गुडविल कैलकुलेट करते हुए सिर्फ पेरेंट की इन्वेस्टमेंट इस्तेमाल हुई है या एनसीआई का भी इसमें कोई इस्तेमाल हुआ है? तो वो गुडविल जो पेरेंट ने ज्यादा पैसे दिए थे, अगर उसमें लॉस होगा तो तकलीफ भी किसको होगी? सिर्फ पेरेंट को। तो गुडविल की वर्किंग में गुडविल में से लेस, और रिटेन्ड अर्निंग्स की वर्किंग में पेरेंट की रिटेन्ड अर्निंग्स में से लेस। अगर एनसीआई प्रोपोर्शनेट शेयर पे है तो गुडविल की वर्किंग में गुडविल में से लेस, और दूसरा फैक्ट रिटेन अर्निंग में पेरेंट वाली रिटेन अर्निंग से लेस। गुडविल का इंपेयरमेंट लॉस गुडविल की वर्किंग में गुडविल में से लेस, और दूसरा फैक्ट रिटेन अर्निंग की वर्किंग में पेरेंट की रिटेन अर्निंग से लेस। लेकिन अगर एनसीआई इज वैल्यूड एट फेयर वैल्यू है तो गुडविल में से तो अब भी लेस, गुडविल की वर्किंग में यहां से लेस। तो चाहे एनसीआई वैल्यूड एट प्रोपोर्शनेट शेयर हो, चाहे एनसीआई वैल्यूड एट फेयर वैल्यू हो, इंपेयरमेंट लॉस का एक इफेक्ट क्या होगा, गुडविल की वर्किंग में गुडविल में से लेस। दूसरा इफेक्ट, अगर एनसीआई प्रोपोर्शनेट शेयर पे है,
एनसीआई प्रोपोर्शनेट शेयर पे है, तो इंपेयरमेंट लॉस की तकलीफ भी सिर्फ पी को होगी। क्यों पी को होगी? क्योंकि गुडविल 6000 क्या है, ये कैसे कैलकुलेट हुई है? ये वो है जो पी ने ज्यादा पैसे दिए थे, तो ये लॉस की तकलीफ भी सिर्फ पी को होगी, लेस यहां से होगा। लेकिन अगर एनसीआई फेयर वैल्यू पे है तो गुडविल में से तो लेस होगा। ये गुडविल इससे ज्यादा क्यों आ रही है ये वाली? क्योंकि अब इस गुडविल को निकालने में इन्वेस्टमेंट का भी इस्तेमाल हुआ, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई का भी इस्तेमाल हुआ, दोनों इस्तेमाल हुए ना। तो अब जब लॉस होगा तो तकलीफ भी दोनों की होगी, ठीक है। जब दोनों को तकलीफ होगी, अच्छा 2 मेहमान हैं, दोनों को शरबत देना है और दोनों को जहर देना है, तो अच्छा चलो जहर तो ज्यादा हो गया, को पेट खराब की दवाई उनको मिला के देनी है, तो दोनों के ग्लासों में डाल दें या उस जग में ही डाल दें? जग में डाल दें। उससे क्या फायदा होगा कि जब दोनों ग्लासों में उस जग से डालेंगे तो ऑटोमेटिकली दोनों को वो दवा मिल जाएगी। तो अभी इस वक्त ये जो एनसीआई फेयर वैल्यू पे है, इस गुडविल को निकालने में दोनों का इस्तेमाल हो रहा है ना, तो लॉस की तकलीफ भी दोनों को पहुंचानी है। तो इसलिए अब जब हम इस 2000 को लेस करेंगे तो यहां से लेस की बजाय यहां से लेस करेंगे। अब इससे क्या होगा? कम हो जाएगा, इसी कम का 75% यहां जाएगा और इसी का 25 यहां जाएगा। तो याद रखने के लिए इंपेयरमेंट लॉस गुडविल की वर्किंग में गुडविल में से लेस। दूसरा फैक्ट, अगर एनसीआई प्रोपोर्शनेट शेयर पे है तो पी की रिटेन अर्निंग से लेस, और अगर एनसीआई फेयर वैल्यू पे है तो एस की रिटेन अर्निंग से लेस। दूसरे पेज पे पहली एडजस्टमेंट पढ़ ले सारी, यही मैंने उसमें प्लस माइनस करके बताया। दूसरे पेज पे पहली एडजस्टमेंट पढ़ ले, नोट्स में दूसरे पेज पे पहली एडजस्टमेंट पढ़ लीजिए। पढ़ लें पहले नोट्स में दूसरे पेज पे पहली एडजस्टमेंट पढ़ लें जी। नोट्स में दूसरे पेज पे पहली एडजस्टमेंट पढ़ लें। जी, ये जो आखिरी में डब्बे बना के एंट्री की है इसको छोड़ दें अभी, उसके अलावा बाकी जो कुछ एडजस्टमेंट 1 में लिखा है वो पढ़ लें और उसमें पूछें जो पूछना है जी। हाँ जी हाँ जी, इसी टोटल का ही लेना है ना। कहां 13? अरे भाई वो तो पहले का लिखा हुआ है ना, मैं तो बस ये बताना चाह रहा था कि इसकी परसेंटेज यहाँ है, वो तो मैंने टोटल भी नहीं लिखा हुआ जी। नहीं, इसमें से तो 2 माइनस करना ही है। चार्ज किसको करना है? अगर सिर्फ पेरेंट को तकलीफ पहुंचानी है तो इसमें से लेस, अगर दोनों को तकलीफ पहुंचानी है तो इसमें से लेस। ये 2 माइनस हो गया। अब इसका आंसर 11 आया, पहले 13 था, 2000 कम हो गया। तो जब इसी 11000 का 75% इधर आएगा और इसी 11000 का 25% एनसीआई में आएगा, तो दोनों तक पहुंच गया ना सर 2000 का। हाँ जी, एडजस्टमेंट 1 कहां है पढ़ने को? ये ऐड करना लेस करना, किसमें ऐड किसमें लेस, ये पढ़ लिया। चलें जल्दी से 2 सवाल कर दें, 10 मिनट से ज्यादा नहीं है क्योंकि मैंने अगली एडजस्टमेंट करानी है और करने आपने हैं तेज तेज करने। सवाल कौन से हैं? सिंपल क्वेश्चंस में से क्या क्या कर लिया था? 1 2 4 3 और 5 कर दें, 3 और 5 कर दीजिए जल्दी। पहले 3 कर दें, उसको डिस्कस करता हूं, फिर 5 करेंगे। 3 कर दें जी। सिंपल क्वेश्चंस में जो कल 1 2 और 4 कर लिया था,
3 और 5 कर दें, लेकिन पहले 3 करके क्लोज करते हैं, फिर 5 पे जाएंगे। जल्दी जल्दी तेज तेज लिखना। अच्छा, इसमें ना आप स्पीड बनाएंगे या ऐसे कि तेज तेज लिखेंगे और पूरी पूरी वर्किंग लिखा करेंगे? हाँ जी, हाँ जी। क्या 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 आप कह रहे हैं अगर ये माइनस करते करते नेगेटिव आ जाए तो आ जाए, कोई बात नहीं, लॉस हो गया, लॉस का शेयर इधर और इधर आ जाएगा, आगे आएगा सवालों में, लॉस आ जाएगा, कोई मसला नहीं। नहीं 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 नहीं, रिटेन अर्निंग नेगेटिव होती है, होने दे। सिंपल क्वेश्चंस में क्वेश्चन 3 करते हैं पहले। नहीं हो सकता, कौन सा गेन आए? इम्पेयरमेंट गेन तो कुछ नहीं होता ना, कौन सी अमाउंट पास है तो लॉस नहीं है तो नहीं, इम्पेयरमेंट गेन थोड़ी होता है। I36 गुडविल इम्पेयरमेंट रिवर्स नहीं होती जी। एच से तो पूरा 2000 ही होगा। जो बात आप कहना चाह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि 2000 को यहां ना लिखें, 2000 का 75% यहां से माइनस कर दें और 25% यहां से माइनस कर दें, आप ये कहना चाह रहे हैं। असल हमने इतनी सारी एडजस्टमेंट्स पढ़नी है, अगर एक एक करके यहां और यहां माइनस करेंगे ना तो हैंडल नहीं होगा। इसलिए जो भी चीजें एस के प्रॉफिट्स में चार्ज करवानी हुआ करेंगी वो हम इधर किया करेंगे।
अरे इस एक क्वेश्चन में 8 मिनट लगा दिए हैं। लेकिन तेज करे, स्पीड और तेज करे, इसमें आपको कंसोलिडेशन का सवाल करने में ना वाकई स्पीड भी बढ़ानी है। कंप्लीट करना है ना। चले बस बहुत है, बहुत है, बहुत है, बहुत है। इसमें जो जो मैं चाह रहा था आप तक पहुंचे, वो अभी तक जो गलतियां होंगी वो हो गई होंगी। इसमें गुडविल में एक मसला ये हो सकता है कि एनसीआई प्रोपोर्शनेट शेयर पे है, तो फिर गुडविल में हम लोग यहां से ये परसेंटेज माइनस करेंगे ना, तो ये परसेंटेज कितनी। तो जो सवाल में आपको बैलेंस शीट में एस का कैपिटल दिया हुआ है 30,000 रुपीज, ब्रैकेट में लिखा हुआ है 10 रुपए का एक है, मतलब 3,000 शेयर हैं, और पेरेंट ने उसमें से 2100 खरीद लिए, तो 70%, तो 70% शेयर खरीदा। अच्छा, दूसरा मसला गुडविल की फिगर में और बताएं मसला। अच्छा जी, इन्वेस्टमेंट कितनी? 40,000। 40,000 नहीं भाई, 35,000। देखें, वर्ड इन्वेस्टमेंट को देख के जज्बाती नहीं हो जाना। पॉइंट नंबर 1 में देखें, 35 और एस का कैपिटल कितना? 30, प्रीमियम 3, अदर रिजर्व कुछ नहीं है, रिटेन अर्निंग उस वक्त कितनी थी? 7,000, ये हो गया 40 और खरीदा है 70, तो 28, ये बन गया 7 और इम्पेयरमेंट है 3, तो रह गया 4। अब इस 3,000 को चूंकि एनसीआई प्रोपोर्शनेट शेयर पे है तो यहां से लेस, और ये रिटेन अर्निंग में, पेरेंट की रिटेन अर्निंग में से लेस। बस ये था इस सवाल में। एनसीआई टैली कर लें। एनसीआई वैल्यू एट एक्विजिशन कितनी? 40 का 30,000, 30%, 12,000, और एस की रिटेन अर्निंग का 30%। हाँ भाई, और बताएं। जी जी, कंप्लीट कर लें, क्या मतलब? अच्छा भाई, ये पी की कितनी है? 62। ये कितनी है? 39, इधर 7, ये हो गया 32, 70, 22, 400, 81। अच्छा, आप बोलें क्या कह रहे हैं? अच्छा 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 अच्छा,
अच्छा, ये बाकी लोग भी सुने, ये शुरू शुरू में आपको ये सवाल आएंगे दिमाग में, उसके बाद सेटल हो जाएगा मामला। ये 3,000 जो मैंने यहां लिखा है, तो यहां लिख दें तो भी यही आंसर आएगा। अच्छा, यहां लिख दूं तो यही आएगा? नहीं, अब नहीं आएगा। अच्छा, इधर लिख दूं तो भी यही आएगा, और अगर इधर लिख दूं तो भी यही आएगा। असल में ना बात यह है कि अगर आप ये समझ रहे हैं ना कि इसके नीचे से माइनस कर दें, तो हमने ना आगे चल के बहुत सारी एडजस्टमेंट्स करनी है, जिनमें से कुछ हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि पी में से माइनस प्लस होनी है, और कुछ होंगी जो इधर से होनी होंगी। तो मैं आपको ना ये याद रखवाने के लिए कि क्या क्या पी में से माइनस होना है, वो आप इसके साथ नाम के साथ जोड़ के याद रखेंगे ना, तो ज्यादा आसानी से याद होगा, इसलिए मैंने इसके साथ जोड़ दिया इसको। क्वेश्चन 5 अभी कर रहे हैं, फिर मैं एक एडजस्टमेंट करवा रहा हूं, फिर आप घर जा रहे हैं। नहीं, क्वेश्चन 5 करें, होमवर्क अलग है। अच्छा चले, ठीक है, मर्जी आपकी। क्वेश्चन 5 कर दे, कर देना भाई, कर दे कर दे, टाइम का मसला नहीं, टाइम बहुत है, कर दे। सिंपल क्वेश्चन 5 कर दीजिए।
कर लिया है? बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। यार फौरन मायूस ना हो जाए कहीं यार। कहां तक पहुंची कौन? अच्छा चलें देखें, इधर गुडविल देखें। पेरेंट ने एस के कितने शेयर खरीदे? 2700। एक के कितने पैसे दिए? 15 रुपए। इसमें कोई तकलीफ? एनसीआई फेयर वैल्यू पे है। एनसीआई के पास कितने शेयर्स रह गए? 900, क्योंकि 2700 तो पेरेंट ने खरीद लिए। एक की फेयर वैल्यू 14 रुपए, 12,600। यहां गड़बड़ की है। कैपिटल एस का 36,000 प्रीमियम है कितना? 3,000। उस वक्त अदर रिजर्व कितने थे? उस वक्त रिटेन अर्निंग्स कितनी थी? 80 48 गुडविल तो निकालने पहले 4 और इम्पेयरमेंट लॉस इसमें से लेस। तो क्या इसमें मसला? अब जब फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई आ गया ना तो फिर पूरा यहां से लेस होगा, इसीलिए प्रैक्टिस इसमें बड़ी जरूरी है। अच्छा अब ये जो 1600 का लॉस है ये रिटेन अर्निंग की वर्किंग में से किस कॉलम से लेस करें? एस वाले में से। किसमें से लेस किया? क्या 48,500 से लेस किया? 48,500 में से लेस किया। गुडविल इंपेयरमेंट हो रही है ना, गुडविल इंपेयर हो रही है तो गुडविल निकालेंगे तो इंपेयर करेंगे ना। अच्छा अगर किसी ने ऐसे किया है कि उसने ये 40,500 लिखा, 12,600 लिखा, 48,500 लिखा और इसी के बाद 1,600 माइनस कर दिया, यानी वो ये गुडविल अलग निकालने की आदत ही नहीं ला रहा, तो आपको सवाल में कहा होगा कि 20% गुडविल इंपेयर हो गई है। तो गुडविल निकालेंगे तो इंपेयर करेंगे ना उसको, तो पहले गुडविल कैलकुलेट करें उसके बाद उसमें से इंपेयरमेंट लॉस लेस होगा। चलें यहीं पर ही करना था जो करना था, आगे तो अब हो ही जाएगा। चलें फिर अगली एडजस्टमेंट सुन लें। इसका सवाल होमवर्क दूंगा इसलिए एडजस्टमेंट सुन लें। इसमें बताएं क्या पूछना है। चलें अगली एडजस्टमेंट समझ लें। अच्छा ये जो अगली एडजस्टमेंट है ना ये बार बार प्रैक्टिस से ही होगी, तो मैंने ना अगले अक्सर सवालों के अंदर ये बार बार डाली हुई है। समझा मैं अभी सारी देता हूं लेकिन ये प्रैक्टिस में बार बार आएगी तो पक्की होगी। पी की बुक्स में, पी की बैलेंस शीट में डेटर्स आ रहे हैं 10,000 के, एस में आ रहे हैं 7,000 के, और भी बहुत कुछ है लेकिन मैं सिर्फ ये दो चीजें लिख रहा हूं। पी की बुक्स में क्रेडिटर्स आ रहे हैं 13,000 के, एस की बुक्स में क्रेडिटर्स आ रहे हैं 19,000 के। तो ग्रुप बैलेंस शीट में हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। डेटर लिख देंगे 10 + 7 और लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स लिख देंगे 13 + 19 30। यहां तक कोई इख्तलाफ इतराज? पेरेंट और एस आपस में एक दूसरे को गुड्स खरीद बेच सकते हैं या हराम है? खरीद बेच सकते हैं। अब अगर आपस में गुड्स खरीद बेच रहे होंगे तो उधार पे भी हो सकती हैं। इन शॉर्ट पी और एस अगर आपस में ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं तो एक का दूसरे से कोई रिसीवेबल पेबल हो सकता है। अब वो जो एक का दूसरे से पेबल रिसीवेबल है, तो मिसाल के तौर पे पेरेंट ने एस को चीजें बेची थी और उससे 4,000 उसने अभी लेना है, तो इस 10 के अंदर ये 4 आ रहा है। एस की बुक्स में भी 4 आ रहा होगा कि नहीं? इधर फिर इधर आ रहा होगा। पी ने एस को उधार पे चीजें बेची हुई है, इसका रिसीवेबल शो हो रहा है, एस ने उसको पेएबल बनाया हुआ है। एस और पी के हिसाब से तो ये सही है, लेकिन ग्रुप के नजर से ये 4,000 किससे रिसीवेबल है? किसी से भी नहीं। ग्रुप ने ये 4 किसको देना है?
किसी को नहीं देने। तो ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मीनिंगलेस है। तो ग्रुप बनाते हुए क्या करें, 4 को यहां से भी निकाल दें, 4 को यहां से भी निकाल दें। नहीं समझ आया? अगर हमने इस 10 और 7 को ऐसे ही रहने दिया तो ग्रुप बैलेंस शीट में 17,000 रिसीवेबल आ रहा होगा। अब इस 17,000 के अंदर 4,000 ऐसा है जो ग्रुप ने ग्रुप से ही रिसीव करना है। इसको अगर ऐसे ही रहने दिया तो 37,000 में 4,000 ऐसा होगा जो ग्रुप ने ग्रुप को ही पे करना है। तो ये तो कोई चीज ही नहीं बनती ना, इसलिए दोनों में से लेस कर देंगे। तो ये जो दोनों का आपस में पेएबल रिसीवेबल है, इसको कहते हैं इंटर कंपनी बैलेंस। मैंने मिसाल डेटर क्रेडिटर की दी है, और भी मिसालें हैं जो अगले सालों में आएंगी। अभी मैं डेटर क्रेडिटर ही से शुरू करा रहा हूं तो भी उसी की मिसाल काफी है। तो अगर पी और एस का आपस में कोई इंटर कंपनी बैलेंस है डेटर क्रेडिटर, तो उसका ट्रीटमेंट क्या बना, दोनों रेलेवेंट लाइनों में से माइनस। यहां तक कोई मुश्किल? चलें फिर मुश्किल डाल लेते हैं। अब क्या करें, अब क्या करें? उसमें से 4 निकाल लें, उसमें से 3 निकाल लें, दोनों में से 3 निकाल लें, 3.5 3.5 कर लें। हाँ जी, क्या करें, काम वाला निकालें। 1 किस में ऐड कर दूं, यानी मैं 3 है, नहीं 3 सही नहीं भी 4 करो, बस ऐसे कर दूं? अरे नहीं भाई, उसकी बैलेंस शीट में 3 आ रहा है तो आ रहा है। दोबारा क्या करूं, सवाल दोबारा करूं? मैंने कहा कि 4,000, वो कह रहा है मैंने ऐसे 4,000 लेने हैं, ये कह रहा है मैंने पी को 3,000 देने हैं। अच्छा, पी और एस में बैड डेट नहीं होते। पापा जी को थोड़ी इनकार करेगा नहीं देने पैसे। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही, ये गलत है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई हो, कुछ तो गड़बड़ है। अब अगर ये दोनों बैलेंस आपस में टैली नहीं कर रहे तो कुछ गड़बड़ है, तो पहले वो गड़बड़ ठीक होगी। क्यों दोनों टैली होने चाहिए थे? जब दोनों आपस में ही ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं और आपस में एक का रिसीवेबल दूसरे का पेएबल है तो बराबर होना चाहिए। तो अगर बराबर नहीं है तो इसकी यकीनन कोई रीजन दी होगी। तो पहले वो जो मसला है वो ठीक करेंगे, फिर उसके बाद ये दोनों टैली कर जाएंगे, फिर सही वाली फिगर्स दोनों में से माइनस कर देंगे। अगर नहीं, कहीं और से नहीं ना, ये आपस ही की बात कर रहा हूं। अब वो फर्क क्या हो सकते हैं? 3 तरह के फर्क हो सकते हैं। या तो दोनों में से किसी ने या दोनों ने कोई एरर किया हुआ, तो क्या करें, पहले एरर रेक्टिफाई कर लें। और FAR 1 में आप चीते बन चुके थे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के। तो एक तो पहले वो एरर ठीक करेंगे, और जब एरर ठीक हो जाएगा तो फिर ये बैलेंस भी टैली कर जाएगा, फिर दोनों में से एलिमिनेट कर देंगे। दूसरा मसला हो सकता है कि अगर ये कह रहे हैं ना कि 4,000 लेने हैं, तो ये सच्चा है। हुआ ये था कि इसने 1,000 रुपए की चीजें बेची थी, भेज भी दी थी, सेल भी रिकॉर्ड कर ली थी, लेकिन इसको रिसीव होने से पहले ईयर एंड आ गया, तो चीजें यहां तक पहुंची ही नहीं थी। वो भी सच्चा है, ये भी सच्चा है, लेकिन इसने जो चीजें आखिरी हफ्ते में बेची थी वो उस तक पहुंची नहीं थी। इनको कहते हैं गुड्स इन ट्रांजिट। तो नहीं पहुंची थी, अब पता लग गया, अब पहुंचा लें। कैसे पहुंचा लें? इन्वेंट्री डेबिट, क्रेडिटर्स क्रेडिट। अब सही क्या हो जाएगा? अब इसका क्रेडिटर भी सही 4 हो जाएगा, और फिर 4 एलिमिनेट। ये मैं आपको भी सारा जबानी बोल रहा हूं, परेशान ना हो, सवालों में लाऊंगा इसको एक एक करके। मैंने जितने क्वेश्चन बनाए बार बार इसकी प्रैक्टिस डाली है। और तीसरा रीजन हो सकता है कि ये कह रहा है मैंने 4,000 लेने हैं, ये कह रहा है मैंने 3,000 देने हैं, तो ये भी सच बोल रहा है, क्योंकि इसने ना आखिरी हफ्ते में पैसे भेजे थे और वो बंदा भी सिग्नल पे फंसा हुआ था पैसे वाला कि ईयर एंड आ गया, तो इसने अपने पास पेमेंट की एंट्री कर ली, पैसे इस तक पहुंचे नहीं थे तो उसने रिसीट की एंट्री नहीं की। तो अब क्या करें? आप पहुंचा दें। तो ये एडजस्टमेंट नंबर 2 सारी पढ़ लें, एडजस्टमेंट 2 सारी पढ़ लें, और एक सवाल होमवर्क करके आए जरूर। 1 मिनट, एडजस्टमेंट 2 सारी पढ़ लीजिए, और आपकी बहुत मेहरबानी, आप अगर होमवर्क कराएं, अल्लाह आपको पास कराए। आपने होमवर्क करना है पेज 28, पेज 28 क्वेश्चन नंबर 11, पेज 28 क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, अब ये सवाल जो मैंने बनाए हुए ना, इनके सॉल्यूशन मैंने छापे में पीछे पूरे पूरे, जो कंप्लीट करने के बाद देखने। पेज 28 क्वेश्चन 11।
और जिनके पास मेरी साल पुरानी राइस की बुक है तो उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन में पहला ही क्वेश्चन था। हैं जी, ये मैंने बनाए में मुझे याद है सर। चलें ठीक है जी, जाएं, अल्लाह हाफिज।